प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। एजुकेशन ऑनलाइन चैनल में आप सबका हृदय से बहुत बहुत स्वागत है। आज एक महत्वपूर्ण वीडियो जो रणनीति परिचर्चा के रूप में है वो आप देखेंगे जो है, और सिविल सर्विसेज परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्नों की प्रकृति का विश्लेषण। निश्चित रूप से ये आपकी जो परीक्षा की रणनीति है उसका बहुत बड़ा हिस्सा है ये, ठीक है। उसी पर आज हम चर्चा करेंगे, क्योंकि देखिए जब तक आप रणनीति नहीं बनाएंगे तब तक सफलता थोड़ा दूर हो जाती है और सफलता में भी देरी हो जाती है। और उस दूरी और देरी को समाप्त करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या होती है? रणनीति, स्ट्रेटजी। आज हम उसी पर चर्चा करेंगे। और सबसे पहले जो चर्चा का विषय होगा कि सिविल सर्विसेज परीक्षा यानी आईएएस पीसीएस में, ठीक है, चाहे वो यूपी पीसीएस हो या अन्य प्रांतों के पीसीएस हो, सबके लिए, ठीक है। तो सिविल सर्विसेज परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्नों की प्रकृति क्या होती है, उसका विश्लेषण हम आपके सामने करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ, देखिए आईएएस और पीसीएस में इतिहास में जो पूछे जाने वाले प्रश्न हैं, तो इतिहास में पूछे जाने वाले प्रश्नों की प्रकृति का विश्लेषण है। तो सबसे पहले तो हम आपको ये बता देते हैं कि मुख्यतः अगर आप पीछे के प्रश्न पत्रों को देखेंगे कि इतिहास में किस किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। तो वो अगर आप देखेंगे तो एक प्रश्न आपको सैद्धांतिक यानी बिल्कुल कॉन्सेप्ट से पूछा जाए, मतलब एक प्रकार का प्रश्न, एक प्रश्न नहीं, एक प्रकार का जो प्रश्न होगा वो सैद्धांतिक होगा, बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल, उसमें बिल्कुल तथ्यों का कहीं नामो निशान नहीं रहता है। और ये आईएएस में भी और पीसीएस, अन्य जो प्रांतों के पीसीएस, सब में पूछा जाता है। हाँ, आईएएस में इन ऐसे प्रश्नों की संख्या सबसे ज्यादा होती है, अधिक होती है। तो अब वो सैद्धांतिक प्रश्न कैसे हो सकते हैं उनकी चर्चा हम करेंगे। पहले आपको केवल इतना बता देते हैं कि ये जो मुख्यतः 6 प्रकार के प्रश्न बनते हैं वो कौन कौन से हैं। तो एक सैद्धांतिक है यानी कॉन्सेप्ट बेस्ड, तथ्यात्मक, पूर्णतः फैक्ट बेस्ड, पूरी तरह से सीधा सीधा तथ्य दे देते हैं, उन तथ्यों से प्रश्न पूछ लिया जाता है। सुमेल कराइए, 4 कोई भी घटनाएं हैं, 4 कोई शासक का नाम है, 4 स्थानों का नाम है, तो उन वो घटनाएं कब हुई, कहाँ हुई, किससे संबंधित हैं, किसी शासनकाल में क्या क्या घटनाएं घटी, कोई स्थान है, क्यों प्रसिद्ध है, किस नदी के किनारे है, ये सारी चीजें। तो वो सुमेल वाले प्रश्न अभी हम उदाहरण दे दे करके बताएंगे। एक देखिए कथन कारण से प्रश्न पूछा जाता है, कोई कथन दिया, कारण दिया। अब आपसे पूछा गया कि कथन कारण सही है, व्याख्या होती है, कथन कारण सही है लेकिन व्याख्या नहीं होती, कथन सही है, कारण गलत है, कारण सही, कथन गलत है। फिर कुछ स्टेटमेंट्स दिए जाते हैं, प्रश्न तो नहीं रहता, केवल स्टेटमेंट्स होते हैं कोई, ठीक है। और उसमें आपसे पूछा जाता है 2 तरह के इसमें, या तो कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, ठीक है, एक तो ये पूछ लिया जाएगा, या तो फिर ये पूछा जाएगा कि निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, ये पूछा जाएगा, ठीक है। और इसके बाद फिर आप देखेंगे कि एक प्रश्न क्रम बनाने के लिए आता है इतिहास में। और इतिहास चूंकि घटनाओं का क्रमवार अध्ययन किया जाता है इतिहास में, तो स्टूडेंट से यह अपेक्षा की जाती है कि वो इतिहास की घटनाओं का क्रम उसे पता होना चाहिए। तो इस आधार पर आप देखेंगे कि मुख्यतः, अब इनके अतिरिक्त कोई आ सकता है, लेकिन मुख्यतः अगर आप देखें तो ये 6 प्रकार के प्रश्न जो है बनते हैं।
सैद्धांतिक प्रश्न है, तथ्यात्मक है, सुमेल कराने वाले हैं, कथन कारण से संबंधित हैं, सत्य असत्य है, क्रम निर्धारित करने के लिए है। ये प्रश्न जो है पूछ लिए जाते हैं, पूछे जाते हैं। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं एक एक पर। हाँ, अब उन्हीं चीजों को हम जो 6 प्रकार बताए, इसलिए उसमें हमने कुछ आपको उदाहरण नहीं दिया, उदाहरण देने के लिए उन्हीं का हम उपयोग करेंगे। हाँ, बहुत ध्यान से इन चीजों को देखिए और इसी के आधार पर आप एक विशेष मतलब अध्ययन की रणनीति बना सकते हैं। अगर ये आपको पूरा जानकारी मिल जाती है तो आपको इतिहास में कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ना है, वो सारी चीजें क्लियर हो जाती हैं। और जो वर्षों का समय होता है वो बहुत कम समय में आप इतिहास की तैयारी कर लेते हैं। चलिए आगे हम लोग फिर बढ़ते हैं। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि हम ये सैद्धांतिक प्रश्न की बात करते हैं कि जब इतिहास के प्रश्नों को हम देखते हैं तो उन इतिहास के प्रश्नों में एक प्रश्न जो है सैद्धांतिक रूप में होता है। ठीक है, अब कैसे प्रश्न हो सकते हैं सिद्धांत में? ठीक है, तो उसमें मान लिया कोई प्रश्न आ गया सैद्धांतिक प्रश्न ये, ठीक है। अब इसमें आप देखेंगे कि एक सैद्धांतिक प्रश्न ये आ गया कि बौद्ध धर्म के संबंध में, बौद्ध धर्म के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? यद्यपि हमने सत्य के लिए भी एक बनाया, लेकिन क्योंकि सैद्धांतिक तो कई तरीके से पूछे जा सकते हैं, तो इसमें यहाँ पर और ये कई जगह सैद्धांतिक प्रश्नों का आ सकते हैं। तो एक प्रश्न हम ये बना दिए कि बौद्ध धर्म के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, ये आपको जो है पूछा जा सकता है। ठीक है, के विकल्प होंगे वो बौद्ध धर्म के सिद्धांत से संबंधित होंगे। ठीक है, बौद्ध धर्म के सिद्धांत से, वो तथ्यों से नहीं होंगे, वो सीधा सिद्धांत से होंगे। ठीक है, अब उसमें मान लिया एक कथन दे दिया कि बौद्ध धर्म कारणवादी है, बौद्ध धर्म कारणवादी है। तो कारणवाद क्या है? ये बौद्ध धर्म का एक सिद्धांत है। ठीक है, और क्या आप सही वो आपका नॉलेज चेक करना चाहता है कि आप इनके सिद्धांतों से परिचित हैं या नहीं परिचित हैं। तो उसमें एक विकल्प दे दिया कि आप अगर जानते हैं तो ठीक है, तो बौद्ध धर्म कारणवादी है। एक तो ये, दूसरा अगर दे दिया बौद्ध धर्म में जीवन रहते निर्वाण यानी मोक्ष, निर्वाण क्या है? मोक्ष, निर्वाण की प्राप्ति हो सकती है, प्राप्ति हो सकती है। ठीक है, ये ऐसा प्रश्न आ गया। ठीक है, तीसरा अगर प्रश्न आ गया कि बौद्ध धर्म अनात्मवादी है, अनात्मवादी है, अर्थात बौद्ध धर्म आत्मा पर विश्वास नहीं करता। चौथा अगर आ गया कि उपरोक्त
सभी उपरोक्त सभी, ठीक है। सभी का मतलब सभी सत्य हैं, उपरोक्त सभी सत्य हैं, क्योंकि सत्य पूछा गया तो यहां जरूरी नहीं कि वो सत्य लिखे, उपरोक्त सभी। अब देखिए, अब आप जो है बौद्ध धर्म को जब आप अध्ययन करते हैं और इस तरह का प्रश्न अगर आप की पूछा गया है, तो अब आपकी रणनीति, अध्ययन रणनीति में यह आएगा कि जब हम बौद्ध धर्म का अध्ययन करें तो केवल महात्मा बुद्ध का जीवन परिचय ना पढ़ें, केवल महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं ना पढ़ें, बल्कि बौद्ध धर्म के सैद्धांतिक पक्ष को भी हम जाने। तो ये एक आ गया कि जब हमारी बौद्ध धर्म में पढ़ेंगे तो किस डेप्थ तक जाकर के हम पढ़ेंगे, किस गहराई तक पढ़ेंगे, क्या क्या चीज पढ़ेंगे, ये एक निर्धारण हो जाता है, ठीक है। तो इसमें अब आप देखेंगे कि आप अगर आपने पढ़ा है तो अब बौद्ध धर्म कारणवादी है, नितांत कारणवादी है। बौद्ध धर्म के अनुसार संसार के सभी पदार्थ किसी न किसी कारण से बने हैं। बौद्ध धर्म जीवन रहते निर्वाण की प्राप्ति हो सकती है, बिल्कुल सही है। बौद्ध धर्म में जो है निर्वाण क्या है, तो वास्तव में जो तृष्णा या लालच रूपी अग्नि है, अगर वो उसका समन हो जाए, वो बुझ जाए, वही निर्वाण है। और वो जीवन रहते भी ये जो तृष्णा रूपी अग्नि जल रही है, लालच रूपी अग्नि है, वो जीवन रहते समाप्त हो सकती है। इसलिए बौद्ध धर्म में जीवन रहते निर्वाण की प्राप्ति हो सकती है। बौद्ध धर्म अनात्मवादी है, तो क्योंकि बौद्ध धर्म कारणवाद पर विश्वास करता है, इसके कारण ही वो अनात्मवादी है, ठीक है। तो बौद्ध धर्म आत्मा पर विश्वास नहीं करता है, ये भी सही है। यानी एक भी सही, दो भी सही, तीन तो उपरोक्त सभी सही है। तो उत्तर आपका यही होगा। उत्तर कौन सा होगा? ये, ठीक है। तो इस तरह के प्रश्न जब आप देखेंगे कि विभिन्न टॉपिक से हर वर्ष कभी बौद्ध धर्म से, कभी दूसरे टॉपिक से पूछे गए हैं, तो सीधी सी बात है कि आपको ये लगेगा कि हम अब किस तरह की पढ़ाई करें, ठीक है। हम कोई टॉपिक पढ़ते तो उस टॉपिक में हमें क्या क्या पढ़ना चाहिए, ये आप प्रश्नों की प्रकृति से, अगर प्रश्नों की प्रकृति को समझ लिया तो आप समझ लीजिए कि आपको किस टॉपिक में कितना पढ़ना है वो आपको पता चल जाएगा, और फिर परीक्षा उत्तीर्ण करना, निकालना आपके लिए आसान हो जाएगा। तो ये हमने सैद्धांतिक प्रश्न जो कई जगह से कथन कारण से भी हो सकते हैं, सत्य कथन के प्रश्न पे हो सकते हैं, वो बनते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब अगला अगर आप देखें तो वो क्या है? तथ्यात्मक प्रश्न। यानी आप देखेंगे कि तथ्यों पर आधारित प्रश्न निर्मित होते हैं। अब यहां ये भी देखना है कि ये तथ्य कहां तक पूछे जाते हैं, किस लेवल के तथ्य पूछे जाते हैं, ये भी देखना है, वरना तथ्यों के जाल में आप घुसते जाएंगे, प्रवेश करते जाएंगे, वो खत्म नहीं होते। ऐसे में बहुत लंबे समय तक बड़ी संख्या में तथ्यों को याद करना कठिन कार्य होता है, बहुत समय लग जाता है। तो यहाँ दो चीजें कि तथ्य से प्रश्न तो पूछे जाते हैं, वो तो हमें है, लेकिन वो तथ्य का स्वरूप क्या होता है, किस तरह के तथ्य होते हैं, ये समझना बहुत जरूरी होता है। अन्यथा हम अनावश्यक तथ्यों को भी पढ़ते जाते हैं और उनमें बहुत परिश्रम भी लग जाता है, बहुत समय भी लग जाता है, और फिर वो याद रख भी नहीं पाते। तो इसलिए हम इस पे चर्चा करने जा रहे हैं कि तथ्यात्मक प्रश्न कैसे होते हैं, ठीक है। अब अभी तक किस तरह के प्रायः तथ्यात्मक प्रश्न पूछे गए हैं और किस स्तर के तथ्य पूछे गए हैं, यह आपको जरूर ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है। तो ठीक है,
अब तथ्यात्मक प्रश्नों का उदाहरण आपको देखते हैं। मान लिया प्रश्न आता है कि ऋग्वेद में गविष्ठ शब्द प्रयुक्त हुआ है ए विवाह के लिए या विवाह के संदर्भ में, ठीक है। बी व्यापार के लिए या व्यापार के संबंध में, ठीक है। सी युद्ध के लिए और नंबर मतलब डी राजस्व के लिए, रेवेन्यू के लिए। ये प्रश्न आया। ये सीधा तथ्य है कि गविष्ठ एक फैक्ट है, ऋग्वेद में ये शब्द आया है और ये किस के लिए, किस परिप्रेक्ष्य में आया है, ठीक है, ये देखना है। तो अब गविष्ठी वास्तव में ये गाय शब्द से बनता है गविष्ठ, और ऋग्वेद में चूंकि गायों के लिए युद्ध भी हो जाते थे, ठीक है, गाय के लिए लोग युद्ध कर लेते थे और इसलिए युद्ध को गविष्ठ शब्द का प्रयोग किया गया। तो युद्ध के लिए गविष्ठ शब्द का प्रयोग, तो गविष्ठ शब्द का प्रयोग किस संदर्भ में होता है? युद्ध के लिए, ठीक है, विवाह के लिए नहीं है, व्यापार के लिए नहीं, युद्ध के लिए है, राजस्व के लिए नहीं है, तीन नहीं तो युद्ध के लिए, ठीक है। तो यहां पर ये तथ्य आया, ठीक। अब ये आपको देखना है कि ऋग्वेद में तो बहुत सारी शब्दावली हैं, हजारों शब्दावली हैं। क्या हमें हजारों शब्दावलियों को याद रखना चाहिए? नहीं, हजारों को याद रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो याद करते करते आप जो जरूरी है वो भी भूल जाएंगे, ठीक है। जो जरूरी चीज है वो नहीं याद रहेगा, बाकी अन्य चीजें और फिर उसमें याद रहेंगी, और फिर उसमें यह है कि बहुत लंबा समय लगता है। कैसे? आप बहुत परिश्रम के, तो आप देखेंगे कि किसी टॉपिक से किस प्रकार के तथ्य पूछे गए हैं, ठीक है। अब उनकी सीमा निर्धारण के लिए क्या है कि अब मान लिया ऋग्वैदिक काल में जब पशुपालन पढ़ेंगे तो पशुपालन में गाय सबसे महत्वपूर्ण पशु है, तो गाय है और गविष्ठ शब्द गाय से ही बनता है। तो सीधी सी बात है कि इसका मतलब यह है कि वो तथ्य पूछे जाएंगे जो उस काल के लिए बड़ी महत्वपूर्ण चीज है, वही पूछा जाएगा। जैसे गविष्ठ है, गाय से संबंधित, गाय सबसे महत्वपूर्ण पशु। अब ऋग्वैदिक काल में अगर मान लिया राजा की आमदनी का स्रोत, भाई महत्वपूर्ण बात है कि इस काल में मान लिया प्रश्न आ गया कि बलि क्या था, तो बलि क्या है, एक तथ्य आ गया, और ये कि बलि क्या है, तो ये स्वैच्छिक कर है। यानी इस काल की एक महत्वपूर्ण बात यह है कि राजा की नियमित आय नहीं थी, राजा को नियमित रूप से राजस्व प्राप्त नहीं होता था, नियमित कर व्यवस्था का विधान नहीं था, और इसलिए उसके आय का स्रोत क्या था? स्वैच्छिक कर। कबीले के लोग जो स्वेच्छा से राजा को दे दे वो उसकी आमदनी होती थी, जीविकोपार्जन का साधन। अब उस स्वेच्छा से दी जाने वाली चीज को क्या कहा जाता था? बलि। तो बलि एक महत्वपूर्ण क्यों हो जाता है कि ये राजा की आय का एक स्रोत है, ठीक है, इसका स्वरूप क्या है, ये महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इस तरह से यानी तथ्य वही पूछे जाएंगे जो इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है, उनकी अपनी महत्ता है, वरना
बहुत सारे अनावश्यक तथ्य होते हैं जिनसे प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं, उनको याद करने से बचना चाहिए। अगर इस तरह की रणनीति आपने बना ली तो बहुत कम समय में आप जो है सिविल सेवा प्री परीक्षा आप तैयार कर लेंगे और निकल जाएंगे, फिर आपको कोई रोकने वाला नहीं है। ठीक है, तो इस तरह के तथ्यात्मक प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। अब मान लिया इसी पे प्रश्न आ गया कि अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? बिल्कुल तथ्य है, ठीक है, ये ABCD। अब देखिए, अशोक के अभिलेख अपने आप में महत्वपूर्ण है, मौर्य साम्राज्य के इतिहास जानने के क्या है, स्रोत हैं। और पहली बार अगर कोई व्यक्ति उनको पढ़ता, उससे पहले वो कभी पढ़े नहीं गए, और पहली बार जो पढ़ेगा वो तथ्य अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा। तो ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि सर्वप्रथम किसने पढ़ा। हाँ, तो उसमें 4 विद्वान नाम दे सकते हैं जो भी। तो उसमें क्या है कि जेम्स प्रिंसेप का नाम दे दिया कि चलिए ये एक है नाम। बी आप देखेंगे कि स्मिथ का दे दिया कि स्मिथ ने पढ़ा, ठीक है। सी अगर देखा जाए तो मार्शल ने पढ़ा, मार्शल ने सर्वप्रथम पढ़ा। और डी दे दिया जाए कि भाई व्हीलर ने पढ़ा, ठीक है। ये तो ये सीधे बिल्कुल तथ्य, लेकिन आपको ये भी निर्धारित करना है कि सारे तथ्य नहीं पूछे जा सकते हैं। तथ्य वही पूछे जाते हैं जिस तथ्य की अपनी एक महत्ता है, उसके कारण इतिहास में बड़ा बदलाव आया, उन तथ्यों को आपको याद करना है। जैसे जेम्स प्रिंसेप इसमें उत्तर होगा, ठीक है। तो ऐसे तथ्य पूछे जाते हैं। तथ्यात्मक प्रश्न क्या होते हैं और किस प्रकार के तथ्य पूछे जाते हैं, इससे क्या लगता है कि हमें सारे तथ्य पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। ये बहुत बड़ी चीज है। हाँ, अगर इस पर आपने एक रणनीति बना ली, एक समझ आपने विकसित कर ली कि इस टॉपिक में इन्हीं तथ्यों को पढ़ना है, तो आप सोचिए कि इस इम्तिहान पर आप विजय प्राप्त कर लेंगे। तो ये एक बहुत बड़ी चीज है, इसको आपको समझना है, ठीक है। इसीलिए हमने उन तथ्यों को आपको उदाहरण दे रहे हैं जो प्रश्न आए भी हैं, ये सब आए हुए प्रश्न हैं, ठीक है। और क्यों पूछे जाते हैं ऐसे प्रश्न, उसका रीजन। तो हर तथ्य रटने की आवश्यकता नहीं है। तथ्य वही पूछे जाएंगे जिन तथ्यों से इतिहास को एक नई दिशा मिली है, वो तथ्य आप याद रखिए, ठीक है। तो चलिए, तो ये हमने तथ्यात्मक प्रश्नों के उदाहरण दिए कि ऐसे प्रश्न होते हैं, लेकिन ऐसे किन तथ्यों से प्रश्न बनाए जाते हैं वो बहुत बड़ी चीज थी, वो हमने आपको बताया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगला प्रश्न अगर देखा जाए स्वरूप का, कि अगला जो प्रश्न का स्वरूप होता है वो कैसा होता है, तो वो अगर आप देखें, सुमेलित प्रश्न। देखिए, बहुत बार मतलब एक से अधिक प्रश्न आते हैं सुमेल कराने के लिए, ठीक है। और ये भी सामान्यतः तथ्य पर ही आधारित होते हैं। सुमेलित प्रश्न मुख्यतः किस पे आधारित होते हैं, तथ्य पर। तो ये तथ्यात्मक भी है, एक रूप तथ्यात्मक है और दूसरा रूप इनका क्या है, सुमेल कराने वाला है, वो सीधे नहीं होते हैं, ठीक है। तो सुमेलित प्रश्न कैसे होते हैं, तो इसमें क्या है कि 2 चीजें दी जाती हैं। अब उसमें मान लिया आपका, चलिए हड़प्पा सभ्यता पे एक प्रश्न बनाते हैं कि
पूरा स्थल, पूरा स्थल, ये एक चीज हो गई। और दूसरा नदी का नाम, नदी का नाम, ठीक है, ये है, ठीक है। अब इस पे एक सुमेल कराना है। अब चार पूरा स्थल दे दिया और चार पूरा स्थल आपको पहला दे दिया हड़प्पा, ठीक है, क्या दे दिया, हड़प्पा। दूसरा क्या दे दिया, लोथल, लोथल, ठीक है। तीसरा क्या दे दिया, आलमगीरपुर, आलमगीरपुर। और चौथा दे दिया सुतका गेंडोर, सुतका गेंडोर, ठीक है। ये चार स्थल। अब इसको सुमेल कराना है कि कौन सा स्थल किस नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। तो उसमें क्या है कि ये नहीं कि उल्टे क्रम में सीधे भी दे सकते हैं, उल्टे क्रम में नदियों के नाम दे सकते हैं। अब जैसे हड़प्पा के सामने इन्होंने क्या दे दिया कि भाई इन्होंने दिया कि दास्क नदी, ठीक है। ये बी लोथल के सामने क्या दे दिया इन्होंने, हिंडन नदी, हिंडन नदी, ठीक है। सी आप देखेंगे आलमगीरपुर के सामने इन्होंने क्या दे दिया, राबी नदी, राबी नदी, ठीक है। और सुतका गेंडोर के सामने इन्होंने क्या दे दिया कि भोगवा नदी। अब आपको सुमेल कराना है, ठीक है। अब इसमें हड़प्पा स्थल जो है किस नदी किनारे है, राबी, ठीक है। तो ये क्या है, पहला का सी। लोथल किस नदी के किनारे स्थित है, भोगवा, तो ये डी, बी दूसरे का डी हो गया। आलमगीरपुर किस नदी के किनारे स्थित है, हिंडन, तो ये तीसरा का बी हो गया। और सुतका गेंडोर जो है ये दास्क नदी के किनारे स्थित है। तो इस तरह से चार विकल्प रहेंगे, लेकिन जो विकल्प रहेगा वो यही रहेगा कि पहला का जो है बी होगा, मतलब सॉरी सी होगा। तो ये पहला का क्या हो गया, सी हो गया। फिर दूसरा का क्या हो गया, डी हो गया। तीसरा का क्या हो गया, आलमगीरपुर आपका हिंडन नदी के किनारे, तो ये आपका बी हो जाएगा, ठीक है, बी। और चौथा सुतका गेंडोर का ए हो जाएगा, ठीक, इस तरह से। तो ये क्या है, सुमेल कराने की, इस तरह से सुमेल कराना है। लेकिन अब सुमेल कराने वाले प्रश्न कैसे आते, देखें, हड़प्पा, हड़प्पा सभ्यता का पहला खोजा गया स्थल है, इसलिए इससे पूछ सकते हैं। लोथल हड़प्पा सभ्यता का समुद्र तटीय स्थल है, विदेशी व्यापार का केंद्र बिंदु है, इसलिए। आलमगीरपुर हड़प्पा सभ्यता की पूर्वी सीमा का स्थल है, इसलिए। सुतका गेंडोर हड़प्पा सभ्यता की पश्चिमी सीमा का स्थल है, इसलिए, ठीक है। तो ये इन सभी स्थलों की अपनी महत्ता है, इसमें महत्वहीन स्थल कोई नहीं है। और यही कारण है कि इस तरह के तथ्य रख करके सुमेल कराएंगे। तो ये सुमेल कराने की पद्धति है। तो यहां भी आपको उन बिंदुओं को ध्यान में रखना है जो बहुत महत्वपूर्ण है इतिहास की दृष्टि से, उन चीजों को ध्यान में रखना है। और ऐसे बहुत सारे प्रश्न बनेंगे, लेकिन महत्वपूर्ण बिंदुओं से ही बनेंगे। इसलिए इतिहास में हर बिंदु की जितना मिले सब पढ़ना नहीं, पेपर देखिए और पेपर के अनुरूप अपनी तैयारी को दिशा दीजिए। तो ये हमने सुमेलित प्रश्न के बारे में चर्चा की कि ऐसे प्रश्न आते हैं और ऐसे आपको करना है। अब आगे अगर आप देखें तो ये कथन कारण का प्रश्न आता है। और कथन कारण के जो प्रश्न हैं ये प्रायः
कॉन्सेप्ट और फैक्ट दोनों को मिला करके बनाए जाते हैं ज्यादातर, और कभी कभी केवल कॉन्सेप्ट को ही के आधार पर ही बनाए जाते हैं। तो मुख्यतः हम सैद्धांतिक प्रश्न का एक भाग मानते हैं कि सैद्धांतिक प्रश्न का एक भाग जो है वो क्या है, वो कथन कारण के प्रश्न हैं। ठीक है, सैद्धांतिक प्रश्न का ये एक भाग है। चलिए इस पे किस तरह के प्रश्न बनाए जाते हैं वो आपको हम बताते हैं कथन कारण पे। तो अब कथन कारण पे मान लिया ये प्रश्न आ गया, कथन दे दिया, मान लिया कथन को ए मान लिया जाता है कि गुप्तोत्तर काल में, गुप्तोत्तर काल में व्यापार वाणिज्य का पतन हुआ, पतन हुआ। ये एक कथन दे दिया कि गुप्तोत्तर काल में व्यापार वाणिज्य का पतन हुआ। अब बी ए आर कर दीजिए, ये कथन हो गया, एक कथन हो गया, आर क्या हो गया, कारण हो गया। ठीक है, अब इसमें कारण में क्या दे दिया, कथन दे दिया कि गुप्तोत्तर काल में व्यापार वाणिज्य का पतन हुआ। कारण क्या देते हैं कि इस काल में मुद्रा की कमी हुई एवं नगरों का पतन हुआ, नगरों का पतन हुआ। ठीक है, ये आर। अब देखिए आपसे जो विकल्प दिए जाएंगे, ए में दे दिया कि भाई कथन कारण दोनों सही है और इसकी व्याख्या होती है, थोड़ा सा मैं संक्षेप में व्याख्या होती है। ठीक है, फिर बी विकल्प क्या दे दिया कि कथन कारण दोनों सही है लेकिन व्याख्या नहीं होती। ठीक है, ये आ गया। सी विकल्प दे दिया कि कथन सही है लेकिन कारण गलत है। ठीक है, और डी क्या दे दिया कि कारण गलत है लेकिन कारण सही है, ये देते हैं। तो ठीक है, इसको कारण सही है कर दे, सही है लेकिन कथन गलत है। ठीक है, ये अब ये देखिए, अब आप इसको बड़े ध्यान से देखिए। गुप्तोत्तर काल में व्यापार वाणिज्य का पतन हुआ। जब आप गुप्तोत्तर काल पढ़ते हैं तो प्रायः ये बात सामने आती है कि गुप्तोत्तर काल में जो है व्यापार वाणिज्य का ह्रास हुआ, पतन हुआ। ठीक है, अब क्यों हुआ ये पढ़ना आप भूल जाते हैं कि क्यों हुआ, बस इतने से काम चलाने का प्रयास करते हैं। लेकिन अगर आप इस पर खोज करेंगे तो आगे आपको ये मिलेगा ये भी कि गुप्त काल में मुद्रा की भारी कमी हुई, यानी राजाओं द्वारा मुद्रा जारी नहीं की जाती थी। आप ये भी पढ़ेंगे कि गुप्त काल में जो पहले, गुप्तोत्तर काल में जो पहले के नगर थे वो गुप्तोत्तर काल में वो उजड़ गए, उनका पतन हुआ। तो सीधी सी बात है कि इस काल में मुद्रा की
कमी और नगरों का पतन दोनों हुआ, ये सही है। तो और ये भी सही है कि व्यापार वाणिज्य का पतन हुआ। तो यहां एक चीज तो यह हो गया कि कथन कारण दोनों सही है, ठीक है। अब यहां सही है। अब पहली व्याख्या का मतलब यह है कि कारण के आधार पर कथन की पुष्टि हो जाए, कारण के आधार पर कथन की पुष्टि हो जाए तो समझ लीजिए कि व्याख्या। अब हमें कारण पे देखना है कि किसी काल में मुद्रा की कमी और नगरों का पतन क्या दर्शाता है। तो अगर किसी अर्थव्यवस्था में मुद्रा की कमी है और नगरों का अभाव, नगरों का पतन हो गया, तो सीधी सी बात है कि उस काल में वो तथ्य व्यापार वाणिज्य के पतन का सूचक होगा। यानी इस काल में जो मुद्रा की कमी हुई, नगरों का जो पतन हुआ, ये बताता है, ये घटना ये बताती है कि इस काल में व्यापार वाणिज्य का क्या हो गया है, पतन हो गया है। यानी मुद्रा की कमी और नगरों के पतन से हमें जानकारी मिल जाती है कि गुप्तोत्तर काल में व्यापार वाणिज्य का पतन हुआ। इसका मतलब यह है कि व्याख्या हो रही है, कथन की व्याख्या हो रही है। और व्याख्या हो रही है, कथन कारण सही है, तो आप उत्तर देंगे कि ए, विकल्प ए सही है। चलिए, ठीक है। अब एक चीज तो हमने बताया कि कथन कारण के प्रश्न बनते हैं, कैसे बनते हैं वो बताया, और इसका उत्तर कैसे दिया जाना चाहिए। लेकिन दूसरी चीज जो आती है कि भैया कथन कारण का प्रश्न कहां से बनेंगे, तो फिर मैं बता देता हूं कि वहीं से बनते हैं जिस किसी कार्य से इतिहास में एक बड़ा परिवर्तन आता है, इतिहास में किसी महत्वपूर्ण चीज की जानकारी मिलती है, ठीक है, वो इतिहास में बड़ा महत्वपूर्ण बिंदु रहा हो, वहीं से कथन कारण प्रश्न बनते हैं। तो अगर ऐसे ही बनते तो उन चीजों को हमें अपने जो नोट तैयार करने का दायरा है उसमें शामिल करना चाहिए, ठीक है। तो कथन कारण के प्रश्न कैसे होते हैं, उनको सॉल्व कैसे किया जाता है, और ये प्रश्न कहां से बनाए जा सकते हैं, उन सब की चर्चा हमने यहां पर की। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे सैद्धांतिक प्रश्नों से एक और प्रश्न, एक रूप बनता है, और वो रूप है सत्य असत्य कथन से संबंधित प्रश्न। इनका भी संबंध सीधा सीधा सैद्धांतिक प्रश्नों से होते हैं, ठीक है। कथन कारण के भी अधिकांश प्रश्न इसी से आते हैं, और जो सत्य असत्य कथन के प्रश्न बनेंगे वो भी सैद्धांतिक प्रश्न से संबंधित होंगे, ठीक है। अब यहां पर अगर आप देखें, ये आपका होगा, और इसमें प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं वो हम आपको बताते हैं। मान लिया प्रश्न आ गया कि ऋग्वैदिक काल के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है, ठीक है। ये प्रश्न पूछ लिया गया, ठीक है। अब इसमें 2 विकल्प भी दे सकते हैं, 4 विकल्प भी दे सकते हैं, ये उनके ऊपर है कौन सा कथन असत्य है। अब इसमें मान लिया ये है कि ऋग्वैदिक काल में बाल विवाह की प्रथा नहीं थी, ठीक है। एक कथन ये दे दिया कि ऋग्वैदिक काल में बाल विवाह की प्रथा नहीं थी। फिर बी, इस काल में
इस काल में दहेज प्रथा विद्यमान थी। एक ये कथन दे दिया। सी, इस काल में सती प्रथा का प्रचलन था। सती प्रथा का प्रचलन था। ठीक है, ये दे दिया। और डी दे दिया कि इस काल में महिलाएं विद्वान हुआ करती थीं। ये देखिए, ठीक है। तो अब इसमें कौन सा कथन असत्य है, ये तो पहली चीज तो ये देखिए कि जो विकल्प पूछे जाएंगे वो बहुत महत्वपूर्ण बिंदुओं से पूछे जाएंगे। यहां आप देखेंगे कि मुख्यतः हमने महिलाओं के संदर्भ में ये प्रश्न तैयार किया। अब पहला कथन पे विचार करेंगे कि ऋग्वैदिक काल में बाल विवाह की प्रथा नहीं थी। हाँ, तो बाल विवाह स्वयं में एक मुद्दा रहा है और इस पे विकल्प जरूर दिया जाएगा। तो ऋग्वेद के अनुशीलन से आपको पता चलेगा कि बाल विवाह की प्रथा इस काल में नहीं थी। हाँ, इसका मतलब है कि ये तो सही है। इस काल में दहेज प्रथा विद्यमान थी, बिल्कुल सही है। ऋग्वेद के मंत्रों में उल्लेख मिलता है कि विवाह के समय कन्या के माता पिता जो है उसे दहेज देते थे। इस काल में सती प्रथा का प्रचलन था। वास्तव में ऋग्वेद में कहीं भी सती प्रथा का उल्लेख नहीं है। और इस काल में महिलाएं विद्वान हुआ करती थीं, बिल्कुल सही है। ऋग्वेद में अनेक विद्वान महिलाओं का वर्णन है। ठीक है, तो उत्तर क्या हो गया, सी हो गया। ठीक है, तो इस तरह से तो कौन सा कथन सत्य है असत्य है, ये एक हमने असत्य पे मॉडल दिया। लेकिन दूसरी चीज अगर आप देखें कि ऐसे प्रश्न में कैसे विकल्प रखे जाएंगे, वो पूर्णतः कॉन्सेप्चुअल रहते हैं और वो ऐसे होते हैं जो इतिहास को एक महत्वपूर्ण दिशा देते हैं। ऐसे ही विकल्प रखे जाते हैं। चलिए, तो इस तरह से ये प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये एक मॉडल हो जाता है। आगे हम देखते हैं। अब इतिहास से संबंधित प्रश्नों में एक और प्रकार क्रम निर्धारित करने के प्रश्न आते हैं और ये मुख्यतः अगर देखा जाए तो ये फैक्ट बेस होता है, तथ्य पर आधारित। ये जो प्रश्न जैसे कथन कारण और सत्य असत्य ये सैद्धांतिक होंगे, लेकिन तथ्यात्मक प्रश्नों में सीधे भी आते हैं और क्रम निर्धारित करने के लिए भी आ जाते हैं, सुमेलित भी आते हैं। अब किसी घटना को आपको क्रम निर्धारित करना है। ठीक है, मान लिया इससे संबंधित ये प्रश्न आया कि निम्न घटनाओं का क्रम निर्धारित कीजिए। क्रम निर्धारित कीजिए। ठीक है, निर्धारित कीजिए, ये प्रश्न आ गया। अब उसमें आप देखेंगे कि जो घटनाएं होंगी, तो ये ध्यान में रखिए कि जो भी घटनाएं आपके पेपर में आएंगी वो बहुत महत्वपूर्ण होंगी, चर्चित होंगी और उन घटनाओं का अपना विशेष महत्व होगा इतिहास में, तभी उनको आपसे पूछा जाएगा। अब मान लिया इसमें प्रश्न विकल्प दे दिया कि नंबर 1 जलियांवाला बाग की घटना। ठीक है, बाग की घटना। ठीक है, एक ये दे दिया। दूसरी घटना दे दिया रोलेट एक्ट, ये घटना। तीसरी घटना दे दिया कि
साइमन कमीशन, साइमन कमीशन का आगमन। चौथी घटना दे दिया खिलाफत आंदोलन, खिलाफत आंदोलन। ठीक है, अब इनको अगर देखा जाए तो इतिहास में पहली चीज तो ये सब महत्वपूर्ण घटना है, यानी आपको जो भी प्रश्न आ रहा है उन पे आ रहे हैं जो बहुत महत्वपूर्ण हैं, चर्चित हैं। अब इनको क्रम निर्धारित कीजिए। तो जलियांवाला बाग की घटना कब घटी पता हो? 13 अप्रैल 1919 की घटना है। रोलेट एक्ट कब लागू हुआ? पता है कि 18 मार्च 1919 की घटना है। साइमन कमीशन भारत कब आया? तो भारत तो 1928 में आया, घोषित हुआ 27 में। खिलाफत आंदोलन कब शुरू हुआ? यानी इसकी प्रथम बैठक अगर देखा जाए तो सितंबर 1919 में खिलाफत संस्था की, मतलब एक केंद्रीय खिलाफत समिति का गठन हुआ, और फिर इसकी बैठक आपको देखेंगे कि नवंबर 1919 और फरवरी 1920 में हुई। यानी पहली बार समिति कब गठित होती? सितंबर 1919 में। अच्छा, घटनाएं भी सब महत्वपूर्ण है, और फिर वो कब घटी तो वो आपको ध्यान में रखना है। और इस परिप्रेक्ष्य में अगर देखें तो सबसे पहले घटना 18 मार्च यानी 2 पहले आएगा, फिर 13 अप्रैल 1 पहले आ जाएगा, उसके बाद फिर ये सितंबर 19 यानी 4 पहले आ गया, और सबसे अंत में साइमन कमीशन 3। यानी विकल्प सही क्रम सही क्या है कि पहले 2 फिर 1 और फिर 4 और फिर 3। तो ये तो इस तरह से प्रश्न आएंगे और ये आपको करना होगा। और इस तरह का ट्रेंड ये है कि 2-3 प्रश्न आ जाते हैं, मध्यकाल के संदर्भ में भी आ जाता है, प्राचीन काल के संदर्भ में भी आ जाता है, आधुनिक काल के संदर्भ। लेकिन इतना ध्यान रखिए कि कैसे विकल्प आएंगे तो बिल्कुल निश्चिंत रहिए कि वो बहुत महत्वपूर्ण घटनाओं पे होंगे। इसका मतलब है कि महत्वपूर्ण घटनाओं को ही आपको तैयार करना है। तो विद्यार्थियों, ये हमने जीएस में जो हिस्ट्री के प्रश्न आते हैं विभिन्न परीक्षाओं में, वो उनका क्या स्वरूप होता है, क्या प्रकृति होती है, वो हमने बताया। और इसके आधार पर आपको ये पता चल जाता है कि किस टॉपिक में हमें क्या क्या पढ़ना है और कितनी गहराई से पढ़ना है। यानी सफलता के लिए आपको पेपर का एनालिसिस करना बहुत जरूरी है, उसका विश्लेषण करना बहुत जरूरी हो जाता है। ठीक है, अब ये तो हमने आपको पेपर का विश्लेषण की प्रश्नों की प्रकृति क्या होती है उसका विश्लेषण बताया, उदाहरण दे करके बताया। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इससे आप ये जान सके हैं कि कैसे तथ्यों से, कैसे सिद्धांतों से प्रश्न बनता है, और हमें अनावश्यक चीजें पढ़ने की जरूरत नहीं है। हमेशा प्रश्न बहुत जरूरी बिंदुओं से ही बनाया जाता है। अपवाद सब में होते हैं, यहां भी एक आध अपवाद हो सकता है। ठीक है, तो चलिए, हमने आपको प्रश्नों की प्रकृति का विश्लेषण बताया। आगे हम लोग बढ़ते हैं। अध्ययन पद्धति। ठीक है, तो वास्तव में आपकी अध्ययन पद्धति क्या होनी चाहिए? ठीक है, तो देखिए, अध्ययन पद्धति पढ़ना कैसे चाहिए। पेपर आपने पढ़ लिया, ठीक है। अब जब आप तैयारी शुरू करते हैं तो एक टॉपिक, सपोज आपने हड़प्पा सभ्यता पढ़ा, ठीक है, एक टॉपिक लिया हड़प्पा सभ्यता, ठीक है। अब आपको हड़प्पा सभ्यता तैयार करना है कि ऐसा तैयार करें कि हमारे जो भी प्रश्न आए वो हम सॉल्व कर लें। तो पहले आपने हड़प्पा सभ्यता पे प्रश्न कैसे कैसे आते हैं, तो पिछले वर्षों
का पेपर देखें कि हड़प्पा सभ्यता पर कैसे प्रश्न तैयार करना है, हड़प्पा सभ्यता, ठीक है। तो उसके लिए हमें कैसे करना है कि हड़प्पा सभ्यता को कैसे पढ़ें, पद्धति क्या होनी चाहिए कि पिछले वर्षों का पेपर देख लें कि हड़प्पा सभ्यता में अभी तक हर वर्ष कितने प्रश्न आते हैं, किस किस प्रकार के प्रश्न आते हैं, वो आप देख लीजिए, ठीक है। पिछले वर्षों का पेपर देख लिया, आपको जो है पता चल गया कि ये चीजें आएंगी। अब इस हड़प्पा सभ्यता से संबंधित जो भी आपके पास सामग्री है, सामग्री के रूप में पुस्तकें होंगी, ठीक है, नोट्स होंगे इनको, ठीक है। अब जिस तरह के प्रश्न जिन जिन क्षेत्रों से आए हैं, वो सारे क्षेत्रों को आपके पास जो भी सामग्री के रूप में पुस्तकें नोट्स हैं उनसे आप पढ़िए कि ये चीज तो पूछी जाती है, इनको हमें क्या करना चाहिए, पढ़ना चाहिए। तो पूरी तरह से पूरा का पूरा टॉपिक आप तैयार कर डालें, ठीक है। तीसरी चीज, अब आपको क्या करना है, पिछले वर्षों के पेपर को सॉल्व इतना पहले देखेंगे, फिर पढ़ेंगे और फिर पेपर को आप क्या करेंगे, सॉल्व करें। और जब पेपर सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे कि आप बड़े आराम से सारे प्रश्नों को कर डालते हैं। तो इस तरह से आपकी अध्ययन पद्धति होगी। दूसरी चीज यह है कि अब इसमें हड़प्पा सभ्यता में, जैसे ये तो हमने एक उदाहरण दिया कि ये आप टॉपिक जो है इस तरह से तैयार कर डालें, ठीक है। अब दूसरी महत्वपूर्ण चीज ये है कि इसको हड़प्पा सभ्यता को क्या करें, कैसे तैयार करें। तो एक फ्लो चार्ट बनाइए, हर टॉपिक का फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट में कि पहले हमें क्या पढ़ना है, क्षेत्र विस्तार पढ़ा, ठीक है। क्षेत्र विस्तार में जो जो चीज पढ़ा, एक फ्लो बन गया क्षेत्र विस्तार। फिर उसके बाद हमें क्या पढ़ना चाहिए, नगर नियोजन। नगर नियोजन हमने पढ़ लिया, ठीक है। नगर नियोजन के बाद क्या पढ़ना चाहिए, नगर नियोजन के बाद प्रमुख जो इमारतें, वस्तुएं, अन्य वस्तुएं प्राप्त हुए, उनको पढ़ना है, ठीक है। इस तरह से सामाजिक जीवन कैसा था, फिर धार्मिक जीवन कैसा था, एक फ्लो चार्ट बनाइए। आर्थिक जीवन कैसा था, कला के संदर्भ में, लिपि के संदर्भ में, इस तरह से एक फ्लो चार्ट बनाते जाइए। तो उससे क्या होता है कि पीछे की चीज से संबंधित जो आगे की चीजें हैं बिल्कुल जुड़ जाती हैं। तो इस तरह से अपना फ्लो चार्ट के माध्यम से पूरी तैयारी कर सकते हैं। अब तीसरी चीज यह है कि आपको ये सारी चीजें, आपका भी स्मृति, यानी स्मृति मेमोरी कैसे रहे, याद कैसे रहे, तथ्यों का भंडारण कैसे रहे, स्मृति भंडारण कैसे हो। तो उसके लिए एक चीज ये है कि भाई और तो कोई महत्वपूर्ण चीजें नहीं है, पढ़ाई बिल्कुल एकाग्रता के साथ ही कीजिए। और एकाग्रता के साथ पढ़ते हैं तो निश्चित रूप से उन तथ्यों को आप बहुत समय तक अपने स्मृति में बनाए रख सकते हैं। तो ये बहुत जरूरी होता है। और दूसरी चीज ये है कि कोई टॉपिक कम समय में तैयार कीजिए, बहुत समय मत लगाइए, कम समय में। और उसके लिए यही जरूरी होता है कि हर टॉपिक एक हड़प्पा सभ्यता लिया और 2 घंटे का समय लिया। एक टारगेट निर्धारित कीजिए कि 2 घंटे में ये सारी जो फ्लो चार्ट बनाए हैं इनको हमें तैयार करना है। तो जब आपके पास ये है कि 2 ही घंटे हमारे पास हैं, तो 2 घंटे में आपका मस्तिष्क जो है वो इन चीज़ों को तैयार करेगा। यानी तैयारी के ये जो टारगेट थ्योरी है, इसका उपयोग कीजिए। कौन सी थ्योरी का उपयोग करेंगे, टारगेट थ्योरी, कि हर टॉपिक के लिए ये नहीं कि अरे ठीक है 1 हफ्ते में हम तैयार कर लेंगे, अभी थोड़ा सा पढ़ा फिर किताब रख दिया, फिर थोड़ा सा पढ़ा फिर किताब रख, नहीं, एक बार 2 घंटे का समय कि अब मेरे पास यही 2 घंटे हैं, इसी में मुझे पूरा टॉपिक तैयार करना है। तो फिर देखेंगे कि आपका पूरा टॉपिक तैयार होगा। तो इस तरह से
अध्ययन करने की भी अपनी एक तरीका होना चाहिए, एक विधि होनी चाहिए। उस आधार पर आप अगर तैयारी करते हैं तो निश्चित रूप से आप सफल होंगे, उसमें कोई दो राय नहीं है। तो रणनीति बनाना, और रणनीति कैसे बनाई जाती है, आप पेपर का विश्लेषण कीजिए, कैसे कैसे प्रश्न आते हैं, उसके आधार पर पता चलता है कि किस टॉपिक में कितना कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। ठीक है, वो सारी चीजें हमने आपको बताई। ठीक है, और इससे आप परीक्षा की सही तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, पर अपनी तैयारी को एक दिशा दे सकते हैं। ये सबसे बड़ी बात है कि हमने एक सही दिशा में अपनी तैयारी की है, और वो बहुत आवश्यक होता है। और निश्चित रूप से ये वीडियो आपके लिए बहुत लाभदायक रहा होगा, और इसको आप अपने कार्य पद्धति में भी उतारिए, क्योंकि केवल सुनना काफी नहीं होता है। जो बताया गया है उस आधार पर आप तैयारी करें। ठीक है, तो आज ये हमने कुछ रणनीति पर चर्चा की है। इससे पहले हमने पाठ्यक्रम क्या क्या पढ़ना है वो चर्चा की। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो तैयारी कहाँ से शुरू होती है, पाठ्यक्रम यानी क्या पढ़ना है, विश्लेषण से, और फिर उसके बाद रणनीति हमें कैसे अपनाई जानी चाहिए। इस आधार पर जब आप तैयारी शुरू करते हैं तो निश्चित रूप से इससे क्या होता है कि आप दूसरों से अलग हो जाते हैं, दूसरे से स्वयं को श्रेष्ठ बना लेते हैं। और सफलता का सबसे बढ़िया फार्मूला यही है कि हम अपने को दूसरों से बेहतर बना लें, तभी सफलता मिल जाती है। इन्हीं तरीकों से आप बेहतर बना सकते हैं। चलिए, आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। बहुत बहुत धन्यवाद।